बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ SDLC, उसके थर्ड फेज़ से ऑनवर्ड जितने फेजेज़ हैं लास्ट तक यानी 7th फेज़ तक मेंटेनेंस, यहाँ तक सारे फेजेज़ डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम एनालिसिस वाला फेज़ डिस्कस किया। आज जो हमारा फेज़ है डिज़ाइन वाला वो हमने पढ़ना है सबसे पहले, और ये डिपेंड करेगा एनालिसिस रिपोर्ट को देखते हुए। डिज़ाइनिंग क्या होती है उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें यूज़र ट्रेनिंग भी होगी, और लास्ट पे मेंटेनेंस पढ़ेंगे। इस तरह से ये 7 स्टेप्स आज के लेक्चर में कंप्लीट होंगे और ये चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो फेज़ है SDLC का जो हम डिस्कस करने लगे हैं, जो पहला आज के लेक्चर का फेज़ है वो है डिज़ाइन, उसके बाद कोडिंग, फिर टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस डिस्कस करने वाले हैं हम। लेकिन इसके लिए आपको प्रीवियस जो 2 हमने लेक्चर्स पढ़े हैं जिसके अंदर पहले 2 फेजेस हमने डिस्कस किए वो आने चाहिए। जो पहले दोनों फेजेस हैं उन पे आज का लेक्चर बेस करेगा, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट फेज़ आता होगा तो सेकंड की समझ आई होगी, सेकंड की समझ आई होगी तो अब नेक्स्ट जितने भी फेजेस हैं उनकी समझ आएगी। क्योंकि SDLC मैंने आपको बताया था कि एक मेजर टॉपिक है और ये 1 या 2 लेक्चर्स में कवर नहीं होगा, तो कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट करें। हमने सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, उसमें हमने जांच पड़ताल की, उसके अंदर हमने सिस्टम को समझा, सिस्टम को आइडेंटिफाई किया, उसके सारी कंस्ट्रेंट्स को देखा और एक रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद हमने सिस्टम का एनालिसिस किया, यानी उसका तज्जिया किया मुकम्मल तौर पे रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के ज़रिए से, डाटा गैदरिंग के ज़रिए से। फिर जो डाटा कलेक्ट हुआ हमारे पास, हमने उसको वेरीफाई किया और चेक किया इंफॉर्मेशन को, और उसके लिए हमने डाटा एनालिसिस किया। डाटा एनालिसिस करने के बाद हमने एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की, और एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड फेज़ है SDLC का, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, वो है डिज़ाइन में हम 2 तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं, एक है लॉजिकल डिज़ाइन और दूसरा है फिज़िकल डिज़ाइन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिज़ाइनिंग से ये मुराद है कि हम सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो हमने अपने पास नोट डाउन करने होते हैं। उसके लिए हम जो पहला डिज़ाइन करते हैं वो है लॉजिकल डिज़ाइन। तो लॉजिकल डिज़ाइन में हम सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो देखते हैं। इसके लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे MS प्रोजेक्ट है, गैंट चार्ट है, पर्ट चार्ट है। ये वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए से हम सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और याद रखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी जो भी फंक्शंस हैं हमारे सॉफ्टवेयर के, वो हमने यहाँ पर ही नोट डाउन करने हैं, यहाँ से ही देखते हुए अगले काम होने हमारे। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको फिर इसकी लॉजिकल डिज़ाइन की समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कैलकुलेटर की बात करें कि हम एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, हम एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं लाइक कैलकुलेटर, तो इसकी जो फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। अगर हम सिंपल कैलकुलेटर की बात करें तो इसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये इसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं, ये इसके फंक्शंस हैं, ये इसके टास्क हैं जो ये परफॉर्म कर रहा है, ये इसके ऑपरेशंस हैं जो हमारा ये कैलकुलेटर, जो हमारा सिस्टम है, जो प्रपोज्ड सिस्टम है, जो हम प्रपोज करने वाले हैं यूज़र्स को, कस्टमर्स को, ये वाले फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये इसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं, और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे पास MS प्रोजेक्ट एक टूल है, एक गैंट चार्ट और पर्ट चार्ट होते हैं, ये हम बनाते हैं, और इनके ज़रिए से फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ को, हमारे सिस्टम की फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ कि उसके फंक्शंस क्या हैं, टास्क कौन कौन से परफॉर्म कर रहा है, उसके ऑपरेशंस कौन से हैं जो वो परफॉर्म कर रहा है। और ये MS प्रोजेक्ट इसी तरह से जो हमारे पास गैंट चार्ट पर चार्ट्स हैं, उसने बुक में मेंशन किया हुआ है कि ये आपके स्कोप से बाहर की बात है कि इसके बारे में हम डिस्कशन करें। तो हायर लेवल पे जाके, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आप इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको यूज़ करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। लॉजिकल डिज़ाइन में हमने जो भी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ देखी हैं, ये फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म होने हैं, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इन फंक्शंस को परफॉर्म कैसे करेगा, ये काम हम किस में करते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं फिज़िकल डिज़ाइन में। सो द सेकंड टाइप ऑफ डिज़ाइन इज़
फिज़िकल डिज़ाइन। फिज़िकल डिज़ाइन में हम देखते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए लॉजिकल डिज़ाइन में, ये फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म होने हैं। यानी लॉजिकल डिज़ाइन में हम देखते हैं व्हाट, और फिज़िकल डिज़ाइन में हम देखते हैं हाउ, किस तरह से ये परफॉर्म करेगा। हम देखेंगे कि इसके लिए हमारे सिस्टम की इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे सिस्टम की आउटपुट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारे सिस्टम की स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सिस्टम कंट्रोल किस तरह से होगा, और बैकअप और रिकवरी की ऑप्शंस भी हमने इसके अंदर रखनी है, वो कैसे हमने रखनी है। ये वो फंक्शंस हैं जो लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर हमने देखे थे, और फिज़िकल में हम देख रहे हैं कि इनको परफॉर्म कैसे किया जाएगा। इनपुट रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल, आउटपुट रिक्वायरमेंट की एग्जांपल, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स अभी हमने देखी हैं उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपको कैलकुलेटर की ही एग्जांपल दी है तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो इनपुट में किस तरह की वैल्यू इनपुट में एक्सेप्ट कर रहा है। ऑब्वियसली वहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ नंबर ही एंटर होने हैं, क्योंकि इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। और ये इनपुट कैसे होगा, हमने यूज़र को कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से ऑप्शंस देनी है इनपुट की, आउटपुट उसको किस तरह से हमने दिखानी है, प्रोसेसिंग हमने कैसे करनी है, हमने स्टोरेज कैसे करनी है, हमने सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो ऑप्शंस रखने हैं वो कैसे रखने हैं हमने, और हम देखेंगे कि इसके अंदर बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन कैसे रखना है। बैकअप का मतलब होता है कि अपने डाटा की कॉपी बना लेना, ताकि ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाए तो बैकअप में हमारे पास उसकी कॉपी मौजूद हो जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। जब हमारे पास लॉजिकल और फिज़िकल डिज़ाइन तैयार हो जाता है देन हम इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, सेम लाइक फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। यानी जो फ़ेज़ 1 हमने पढ़ा था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और जो फ़ेज़ 2 हमने पढ़ा सिस्टम एनालिसिस का, दोनों के लास्ट पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी। सेम इसी तरह से हमने लॉजिकल डिज़ाइन और फिज़िकल डिज़ाइन में जो भी टास्क परफॉर्म किए, जो भी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ देखी और देखा कि ये फंक्शंस हमारा सिस्टम किस तरह से परफॉर्म करेगा, उसकी हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। हमारी इसी रिपोर्ट को देखते हुए जो नेक्स्ट हमारा फेज़ है वो अमल में आएगा। डिज़ाइनिंग जो हुई है ये किसको देखते हुए हुई है, ये सिस्टम एनालिसिस की रिपोर्ट को देखते हुए डिज़ाइनिंग की है। हमें सिस्टम के फंक्शंस का कैसे पता चला, क्योंकि हमने डाटा गैदर किया था, हमने नीड एनालिसिस वाला काम किया था। डिज़ाइन के बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज़ है जो कि नंबर 4 पे आता है, दैट इज़ कोडिंग। कोडिंग एक ऐसा फेज़ है, इसमें बाकायदा अब सॉफ्टवेयर बनने लगा है, इसमें बाकायदा सॉफ्टवेयर या सिस्टम तैयार होने लगा है। ये याद रखिएगा कि अभी तक यानी डिज़ाइन वाले फेज़ तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ पेपर वर्क कर रहे थे या कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट एनालिसिस कर रहे थे या डिज़ाइनिंग कर रहे थे, अभी सिस्टम बना नहीं था। जो चौथा हमारा जो 4 नंबर पे आने वाला हमारा स्टेप है वो है कोडिंग का। इसमें बाकायदा हमारा जो प्रपोज सिस्टम है उसको हम बनाना शुरू करेंगे और बनाएंगे इसके अंदर। और कोडिंग में क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो क्या करता है कि जो भी हमने उसको रिपोर्ट दिया डिज़ाइन के बाद, वो उसको देखते हुए, मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को देखते हुए सॉफ्टवेयर बनाता है किसी ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जो इस चीज़ को जानता है, वो फिर क्या करता है, वो किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर को तैयार करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट उसको मिली उसके मुताबिक। और इस रिपोर्ट के साथ हम उसको फ्लो चार्ट्स भी देते हैं जो हमने बनाए थे डाटा एनालिसिस में, जो डायग्राम्स हमने बनाई थी, क्योंकि उसने उसी को देखते हुए सिस्टम को तैयार करना है या सॉफ्टवेयर को तैयार करना है। और ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल न्यू सिस्टम बनाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करें, यानी प्री रिटन जो कोडिंग है उसको यूज़ करें। प्री रिटन कोडिंग से मुराद है जो पहले से उसके पास रिटन कोडिंग है वो उसी को दोबारा इस्तेमाल कर ले और उसके अंदर चेंजिंग कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, तो लास्ट टाइम हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया हुआ था, तो उसी को हम यूज़ करेंगे, यानी जो हमारा प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, वो उसी को यूज़ करेगा, उसके अंदर चेंजिंग करेगा, न्यू फंक्शंस ऐड कर देगा, तो वो नया प्रपोज सिस्टम तैयार हो जाएगा। ये है कोडिंग का स्टेप। कोडिंग के फेज़ में जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, अब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप तो हो चुका है, सिस्टम बन चुका है, लेकिन अगला जो स्टेप आता है नंबर 5 पे, दैट इज़ टेस्टिंग। अब इसकी टेस्टिंग करना बड़ा ज़रूरी है। अभी हमने सॉफ्टवेयर को बनाया है, लेकिन अभी हमने इसको लॉन्च नहीं किया,
अभी हमने इसको मार्केट में नहीं भेजा, हमने अपने यूज़र्स को नहीं दिया, हमने अपने कस्टमर्स को भी नहीं दिया कि आप इसको यूज़ करें, अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके लिए पहले हम इसको टेस्ट करेंगे कंपनी के अंदर कि क्या हमारा जो सिस्टम है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक होती है यूनिट टेस्टिंग और दूसरी होती है सिस्टम टेस्टिंग। याद रखिएगा कि यूनिट टेस्टिंग को मॉड्यूलर टेस्टिंग भी कहते हैं, और मॉड्यूलर टेस्टिंग से ये मुराद है कि इसमें हम अपने सिस्टम के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, यानी जितने पार्ट्स हैं, मॉड्यूल कहते हैं पार्ट्स को, सिस्टम के जितने भी फंक्शंस हैं उनको वन बाय वन सेपरेटली टेस्ट करेंगे डाटा देकर। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की अगर हम बात करें तो इसमें हम पहले चेक करेंगे कि हमारा कैलकुलेटर प्लस सही कर रहा है, एडिशन सही कर रहा है, फिर देखेंगे सब्ट्रैक्शन सही कर रहा है, फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर देखेंगे डिवीजन। ये यूनिट टेस्टिंग है या जिसको मॉड्यूलर टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें हमने हर मॉड्यूल को अलग अलग चेक किया, अलग अलग टेस्ट किया, अगर तो आंसर ठीक आ रहा है तो ओके है। फिर हम एक दूसरा मेथड अपनाएंगे जिसे कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या काम करते हैं, हम एक साथ ही तमाम सॉफ्टवेयर के जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक साथ चला के कंबाइन करके चेक करते हैं क्या अब ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेटर है तो हम एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी हो रही है, तो अब देखेंगे कि क्या इस सूरत हाल में ये सही काम करता है या नहीं करता। तो ये होती है सिस्टम टेस्टिंग। दोनों तरीक़ों से हम टेस्ट करते हैं। और एक बड़ी अहम बात जो आपने याद रखनी है कि हम इसको एरोनियस डाटा भी देकर चेक करते हैं। एरोनियस डाटा से मुराद है कि हमें पता है ये रॉन्ग डाटा है, तो हम चेक करते हैं क्या हमारा सिस्टम या हमारा सॉफ्टवेयर एरर शो करता है या नहीं करता। सही इनपुट करने पे सही आंसर तो दे रहा है, ओके, लेकिन क्या गलत डाटा देने पे हमें एरर शो करता है या नहीं करता, हमें मैसेज शो करता है कि नहीं करता, हमें बताता है कि नहीं बताता कि मसला क्या है, डाटा गलत क्यों है, क्या गलती की हुई है हमसे। तो एरोनियस डाटा भी दिया जाता है, याद रखिएगा। हम टेस्ट डाटा तो देते हैं, टेस्ट डाटा से मुराद है अगर मैंने उसको टेस्ट करना है, चेक करना है एडिशन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं करूँगा 2 + 3, ये टेस्ट डाटा है। लेकिन एरोनियस डाटा भी देंगे। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ 3 / 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो ये एरर है, तो ये एरोनियस डाटा है। इससे हम चेक करेंगे कि क्या ये सही आंसर देता है या नहीं देता, यानी इस सूरत में सही आंसर क्या होगा कि वो हमें एरर शो करेगा। तो ये दो तरह की टेस्टिंग होती है। अगर टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई बग आ गया, कोई एरर आ गया है, तो फिर हम जो कोडिंग वाला पर्सन है उससे रब्ता करते हैं और उसे कहते हैं कि भाई इसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपर इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको चेक करो। फिर वो उसको चेक करता है, फिर सॉफ्टवेयर जो है वो दोबारा से डिज़ाइन होता है, यानी कोडिंग उसकी दोबारा होती है, वो फिर टेस्टिंग के लिए आता है। जब टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर क्लियर हो जाता है, उसको चेक कर लिया जाता है, टेस्टिंग में वो पास हो जाता है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारा 6th फेज़ है जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन से मुराद होता है लागू करना, अप्लाई करना, यूज़ में ले आना, उसको इस्तेमाल में ले आना। अब हम बाकायदा तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो हमारे यूज़र्स हैं हम उनको दे देंगे कि भाई आप इसको इस्तेमाल करो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि इम्प्लीमेंटेशन के भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारा यूज़र है उसने हमारे सिस्टम को लिया और डायरेक्ट उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं ताकि वो हमारे सिस्टम को आस्ता आस्ता सीख सके, इसमें उसकी ट्रेनिंग भी होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो पहला मेथड है दैट इज़ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि अगर यूज़र, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, अगर यूज़र इससे मिलता जुलता सिस्टम पहले इस्तेमाल कर रहा था तो वो उसको बिल्कुल छोड़ देगा, बिल्कुल टर्मिनेट कर देगा उसकी वर्किंग को और डायरेक्ट ही न्यू सिस्टम पे आ जाएगा और उसको यूज़ करना शुरू कर देगा। ये ज़रा रिस्की काम होता है क्योंकि हो सकता है कि उसको नया सिस्टम अभी सही तरह से ना आता हो तो उसको बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे काम जो ओल्ड सिस्टम में उसको आते थे करने, इसमें नहीं आते तो उसका टाइम वेस्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा तब किया जाता है कि हमारे पास शॉर्ट टाइम हो और हम ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम को साथ ना चला सकें। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि न्यू सिस्टम को ले आते हैं और कहते हैं कि हम इसको सीख जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक एंड्रॉयड यूज़र है और वो आईफोन को बाय करता है मार्केट से, तो वो एंड्रॉयड को बिल्कुल छोड़ देता है और एंड्रॉयड को छोड़ने के बाद वो आईफोन को यूज़ करना शुरू कर देता है डायरेक्टली। इसे कहते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो आईफोन के बहुत सारे फंक्शंस को शुरू में नहीं पता होंगे, तो हो सकता है बहुत सारे काम उसके ना हों, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको सीख जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है, जो दूसरा मेथड है दैट इज़ पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन।
और पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि ओल्ड सिस्टम भी साथ से यूज़ हो रहा होता है, यानी साइड बाय साइड दोनों सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता है। जब तक न्यू सिस्टम जो है वो हम मुकम्मल तौर पे सीख नहीं जाते, उसमें जो प्रॉब्लम्स अगर साथ साथ आ रही हैं वो हम मुकम्मल तौर पे उनको ओवरकम नहीं कर लेते, तब तक ओल्ड सिस्टम को हम छोड़ते नहीं हैं, ताकि हम ओल्ड सिस्टम से अपने काम लेते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स आईफोन बाय करता है तो वह एंड्रॉयड को छोड़ता नहीं है, उसकी वर्किंग को टर्मिनेट नहीं करता, वो उससे को भी चलाता है, साथ आईफोन को भी चलाता है। जब वो मुकम्मल तौर पे उसको सीख जाएगा तो वो एंड्रॉयड को बिल्कुल छोड़ के आईफोन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 3, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है कि जो कंपनी है या जो इंडिविजुअल पर्सन है हमारे सॉफ्टवेयर को फेजेस में सीखता है, यानी सॉफ्टवेयर का एक जो मॉड्यूल है पहले उसको सीखेगा, जब उसको मुकम्मल सीखेगा फिर दूसरे मॉड्यूल को सीखेगा, फिर तीसरे मॉड्यूल को सीखेगा। तो सॉफ्टवेयर को बाय पार्ट्स सीख रहा है, थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा है, और जब वो हर पार्ट्स को सीख जाएगा चलाना, फिर वो सॉफ्टवेयर को मुकम्मल तौर पे समझ चुका होगा। इसे कहते हैं फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसको फेजेस में सीख रहा है, स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है, थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा है। इसे कहते हैं फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक सॉफ्टवेयर है लाइक MS वर्ड है, तो उसमें वो पहले सीखेगा कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, पैराग्राफ के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, फिर वो सीखेगा टेक्स्ट के ऊपर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, फिर वो सीखेगा कि पेज लेआउट के ऑप्शंस किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फेजेस में उसको थोड़ा थोड़ा करके सीखेगा। इसे कहते हैं फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। पायलट इम्प्लीमेंटेशन चौथी इम्प्लीमेंटेशन है, यानी इम्प्लीमेंटेशन का फोर्थ मेथड है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। और पायलट इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या काम करते हैं कि पायलट इम्प्लीमेंटेशन में जो भी कंपनी है जो हमारे सिस्टम को, हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाली है, वो कंपनी क्या करती है कि अगर उस सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल जो है वो हर अलग-अलग कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट्स ने यूज़ करना है, तो पहले एक डिपार्टमेंट उसके उस मॉड्यूल को सीख लेता है, फिर दूसरा डिपार्टमेंट अपने मॉड्यूल को सीखता है, फिर तीसरा डिपार्टमेंट अपने मॉड्यूल को सीखता है। यानी सॉफ्टवेयर के हर पार्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट वाले चलाएंगे, उसको सीखेंगे। उस दौरान बाकी डिपार्टमेंट्स वाले ओल्ड सिस्टम को चला रहे होंगे, फिर दूसरा डिपार्टमेंट उसको सीखेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह करने से ये होता है कि अगर हम डायरेक्टली न्यू सिस्टम पर आ जाएं और तमाम डिपार्टमेंट्स को दे दें तो हो सकता है उनको सही तरह से चलाना ना आए, तो जो बाकी उन्होंने काम करने वो रुक जाएं। तो एक डिपार्टमेंट को पहले दिया जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, आस्ता आस्ता ओल्ड सिस्टम ख़त्म किया जाएगा। ये होती है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। और याद रखिएगा कि फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन और पायलट इम्प्लीमेंटेशन जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन है हमारे सॉफ्टवेयर्स के लिए और सिस्टम्स के लिए। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन और पायलट इम्प्लीमेंटेशन। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादातर उन ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल की जाती है, अप्लाई की जाती है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो एक ही तरह के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पायलट वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यूज़ कर रहे हैं। जब ये इम्प्लीमेंटेशन की टाइप्स हो गई, इसके बाद यूज़र ट्रेनिंग भी की जाती है। जो कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने सिस्टम बनाया, वो यूज़र को ट्रेन भी करती है वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करके वीडियो लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाकर उनको दे देती है। इन हाउस ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी कंपनी खुद आती है वहाँ पर उनकी लोकेशन पर उनको सिखाती है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और उससे क्या मुराद है कि जो यूज़र्स हैं वो सॉफ्टवेयर की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनकी लोकेशन पर जाकर सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो ट्रेनिंग के डिफरेंट वेज़ हैं, उनको ट्रेन भी किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दी जाती है, और अगर मज़ीद समझना है तो उसके लिए फिर चार्ज भी किया जाता है यूज़र से या जो कंपनी है उससे। और लास्ट जो हमारा फेज़ है SDLC का, यहाँ तक हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट भी हो गया, लेकिन एक काम अभी बाकी है, दैट इज़ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर जब हमारा यूज़ हो रहा है तो हम यूज़र से वक्तन फ़वक्तन फीडबैक भी लेते रहते हैं। फीडबैक में जो वो प्रॉब्लम्स बता रहा है, या वो उसको कोई मसला आ रहा है किसी मॉड्यूल को चलाने में, या फिर वो कह रहा है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, उसके फीडबैक पे डिपेंड करता है। हम अपने सॉफ्टवेयर को वक्तन फ़वक्तन इम्प्रूव करते रहेंगे, उसको ठीक करते रहेंगे, उसके फ्लोज़ को बेहतर से बेहतर करते रहेंगे। ये डिपेंड करेगा हमारे कस्टमर के फीडबैक पे। ठीक हो गया। तो मेंटेनेंस जो है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होने के बाद भी जारी रहता है। तो हमने सबसे पहला फेज़ जो पढ़ा था वो था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फिर हमने सिस्टम एनालिसिस पढ़ा। सिस्टम एनालिसिस पढ़ने के बाद हमने डिज़ाइन किया, और फिर कोडिंग हुई, फिर टेस्टिंग हुई, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और नंबर 7 पे हमने पढ़ा मेंटेनेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये 7 फेजेस थे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। इस तरह से एक सिस्टम को या किसी सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा
कि डिज़ाइनिंग से लेकर मेंटेनेंस तक आज हमने पढ़ा। और इससे पहले हमने SDLC का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था, फर्स्ट फेज़ हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट फेज़ से लेकर लास्ट फेज़ तक अब आपको समझ आ चुकी होगी कि हम सिस्टम को कैसे तैयार करते हैं। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, वो किस तरह से एक सिस्टम को बनाती हैं। इसके लिए 7 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा, बल्कि आपको ये समझ भी आ गई होगी कि किस तरह से सिस्टम को बनाना चाहिए। उम्मीद है कि ये सारा टॉपिक जो है वो आपको समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक लेंथी टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।